हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था नोड एनालिसिस, हमने पढ़ा था मैश एनालिसिस। तो जब हम लोग नोड एनालिसिस पढ़ रहे थे तो तभी हमें पता था नोड का मतलब क्या था। सिमिलरली जब हम लोग मैश एनालिसिस पढ़ रहे थे तभी हमें पता था मैश का मतलब क्या था। सिमिलरली ट्रांजिएंट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो टर्म है ट्रांजिएंट, इसका मतलब हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, राइट। तो ये ट्रांजिएंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये एक्सिस यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो कौन से एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। ओरिजिन पर जो टाइम आपको जो मिल रहा है वो है t=0। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो टाइम होगा वो होगा t<0। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो टाइम होगा वो होगा t>0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो टाइम है वो t<0, इसका मतलब जो टाइम है वो कैसा है, वो है नेगेटिव। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में t>0, इसका मतलब जो टाइम है वो कैसा है, वो है पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हमें पॉजिटिव टाइम एक्सिस मिल रही है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें नेगेटिव टाइम एक्सिस मिल रही है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ओरिजिन पर जो टाइम है वो क्या है, वो है t=0। ओरिजिन के जस्ट बाद आपको जो टाइम जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा t=0+। यहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हो, जो पॉइंट है बहुत करीब है ओरिजिन के, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत करीब है ओरिजिन के। तो ओरिजिन के जस्ट बाद आपको जो टाइम जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा t=0+। और ओरिजिन से जस्ट पहला आपको जो टाइम जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा t=0-। t0- से t0+ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है। और ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम में जो चेंज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सडन चेंज, राइट। क्या बोलते हैं, सडन चेंज। और जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजिएंट स्टेट, जो ट्रांजिएंट स्टेट है वो आपको 0- से 0+ के बीच में मिलती है। t0- से t0+ के बीच में जो स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है, ट्रांजिएंट स्टेट होती है। अब ये ट्रांजिएंट स्टेट होती है, इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ट्रांजिएंट स्टेट बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट स्टेट में जो सर्किट का जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। और स्टेडी स्टेट में सर्किट का जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया t0- से t0+ के बीच में आपको जो रिस्पांस जो मिलेगा वो कौन सा रिस्पांस होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजिएंट स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट 0- से 0+ के बीच में एसोसिएटेड होता है। ट्रांजिएंट रिस्पांस को आप नेचुरल रिस्पांस भी बोल सकते हो, या फिर जो ट्रांजिएंट स्टेट आप उसको नेचुरल स्टेट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करेंगे ट्रांजिएंट को समझने के लिए, ट्रांजिएंट रिस्पांस होता क्या है इसको समझने के लिए। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। हम लोग चाहते हैं हमारा जो फ़ैन है, हमने जो घर पे जो पंखा जो लगाया है, हम लोग चाहते हैं कि वो 300 RPM पर ऑपरेट हो। जस्ट एज अ रफ एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसको आप रियल लाइफ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, और ना ही ये जो एग्जांपल है आप इससे एक्यूरेसी की एक्सपेक्टेशन करना। वहाँ पर हम लोग सिर्फ रफ एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को हमें सिर्फ समझना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारा जो फ़ैन है कितने पर ऑपरेट हो, फ़ैन जो है वो 300 RPM पर ऑपरेट हो। तो जब आप फ़ैन को ऑफ से ऑन करोगे, जब आप फ़ैन को टर्न ऑफ से टर्न ऑन करोगे, तो क्या इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली आपका जो फ़ैन है वो 300 RPM पर ऑपरेट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। आपका जो फ़ैन है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप कार भी चला रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कार है वो कितने की स्पीड पे चले, 100 km/h, राइट, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल। तो आप जैसे आप कार का जो एक्सेलरेटर है, जैसे आप उसको प्रेस करोगे तो क्या इंस्टेंटेनियसली आपकी जो कार है 100 km/h की स्पीड को अचीव कर लेंगी? नहीं करेंगी, ऑब्वियसली, राइट। आपकी जो कार की जो स्पीड है वो क्या होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। सिमिलरली आपका जो फ़ैन है, जब आप उसको ऑन करोगे तो जो फ़ैन की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो फ़ैन है वो 300 के RPM पर घूमेगा, राइट। तो इंस्टेंटेनियसली फ़ैन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं कर रही है। आपने बटन चालू किया, बटन चालू करते साथ ही जो फ़ैन की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद जो फ़ैन है वो 300 के RPM पर ऑपरेट हो रहा है। तो जिस ड्यूरेशन में आपके फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है, वो ड्यूरेशन में आपके फ़ैन का जो रिस्पांस होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। और जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल रिस्पांस होता है। क्यों वेरिएबल रिस्पांस होता है? क्योंकि जिस ड्यूरेशन में फ़ैन की स्पीड जो वेरी कर रही होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है।
तो फ़ैन की जो स्पीड होती है वो वेरिएबल होती है, तो ये रीज़न की वजह से, और उस ड्यूरेशन में ही हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, तो ये रीज़न की वजह से जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रिस्पांस। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके फ़ैन की जो स्पीड है वो 300 आरपीएम हो जाएंगी, फिर उसके बाद 300 आरपीएम ही रहेंगी जब तक कि आप स्विच जो है फ़ैन का उसको बंद ना कर दो। तो जब फ़ैन की स्पीड पूरी तरीके से 300 आरपीएम हो जाती है तो उस केस में जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। हम लोग समझते हैं अभी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, अभी हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राइट। अगर मैं फास्ट बोल रहा होगा तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, तो दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई एम स्पीकिंग सो फास्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फ़ैन की जो स्पीड है, हम लोग कितनी स्पीड पे चाहते हैं फ़ैन ऑपरेट हो, 300 के आरपीएम पर हम लोग चाहते हैं कि फ़ैन ऑपरेट हो। हमारी जो डिज़ायर्ड जो आउटपुट है फ़ैन से वो कितना है, वो है 300 आरपीएम, जो कि आपको ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है। तो जब हम लोग फ़ैन को टर्न ऑन करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, फ़ैन की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगी, कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगी। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो फ़ैन की जो स्पीड है वो 300 आरपीएम के क्लोज में होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फ़ैन ख़रीदने चाहते हो और फ़ैन के बॉक्स पर अगर 300 आरपीएम अगर लिखा है तो आपका जो फ़ैन है वो कभी भी 300 आरपीएम पर ऑपरेट नहीं होगा, उससे कम की स्पीड पर ऑपरेट होगा। क्यों उससे कम की स्पीड पर ऑपरेट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 290 आरपीएम हो गया या फिर 295 आरपीएम हो गया। वो जो 300 आरपीएम है ये जस्ट एक आइडियल आरपीएम रहेगा। 300 आरपीएम पर आपका जो फ़ैन है वो क्यों नहीं ऑपरेट करेगा, क्योंकि आपके फ़ैन में क्या होगा, लॉसेस होगा, इलेक्ट्रिकल लॉसेस होगा। लॉसेस के वजह से होगा क्या, आपका जो फ़ैन है उसकी जो स्पीड होगी वो कभी भी 300 आरपीएम नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली आप कोई भी चीज़ खरीद लो, फ़ैन की एग्जांपल नहीं, कोई भी चीज़ आप खरीद लो। अगर आप एक कार भी खरीदते हो और आपको कार वाला जो है वो आपको अगर बोल रहा है कि आपकी जो कार है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है जस्ट एज अ रफ एग्जांपल 500 किलोमीटर पर आवर है, तो जो कार की जो स्पीड है वो आपको 500 किलोमीटर पर आवर एक्यूरेटली बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, उसके क्लोज में मिलेंगी, जैसे कि 490 या फिर 495 किलोमीटर पर आवर। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपका जो कार है, कार का इंजन लगा, इंजन में क्या होगा, लॉसेस होगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इंजन, और ऑब्वियसली जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें लॉसेस होते हैं और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, राइट। तो ये रीज़न की वजह से जस्ट एज अ रफ एग्जांपल आपकी जो कार है आपको कभी भी 500 की स्पीड आपको नहीं देंगी, राइट। मगर अगर आप इमेजिनरी सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, आप अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर कंसीडर करते हुए चल रहे हो, तो ऐसे केस में आपका जो सिस्टम है आपको डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। अगर आप इमेजिन करते हुए चल रहे हो कि जो एनर्जी है वो कंजर्व है, तो ऐसे केस में आप दुनिया का कोई भी सिस्टम उठा लो, चाहे पंखा उठा लो, कार उठा लो, इंजन उठा लो, मोटर उठा लो, आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिलना है। मगर ये ख्याली चीज़ है या फिर आप बोल सकते हो हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन है, आइडियल चीज़ है, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकली एनर्जी का लॉस होता है जिसके वजह से आपका जो सिस्टम है आपको एक्यूरेट आउटपुट नहीं दे पाता, डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे पाता। तो अभी हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो मेन जो पॉइंट है उसी के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये आपको क्या मिल रहा है, आपको एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है। जो एक्चुअल आउटपुट और जो डिज़ायर्ड आउटपुट, आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आपको एक्चुअल आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये एक्चुअल आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरर। इसके बारे में आप इन डेप्थ आप पढ़ने वाले हो कंट्रोल सिस्टम में। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ तक के जो फ़ैन की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक के आपको जो रिस्पांस जो मिलेगा कौन सा रिस्पांस होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा। और यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के ये पर्टिकुलर कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में फ़ैन की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है। फ़ैन की जो स्पीड है वो वेरी हो रही है। तो ये और इस ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन में आपको कौन सा रिस्पांस मिल रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पांस मिल रहा है। और इसी ड्यूरेशन में फ़ैन की जो स्पीड है वो वेरी करती है। तो ये रीज़न की वजह से जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेरिएबल रिस्पांस। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक का जो रिस्पांस है वो आपको कौन सा रिस्पांस मिल रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पांस। ट्रांजिएंट रिस्पांस के बाद वाला जो रिस्पांस होता है वो बेसिकली होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस, और जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है वो कांस्टेंट रिस्पांस होता है, राइट। स्टेडी स्टेट रिस्पांस कांस्टेंट रिस्पांस होता है, ये कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, इसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं रहता है। आपका जो फ़ैन है एक बार 300 आरपीएम को अचीव कर लिया तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपका जो फ़ैन है वो 300 आरपीएम से 0 आरपीएम पे चले जाए। जब तक आप स्विच को बंद ना करो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप स्विच को बंद करोगे तो जो फ़ैन का जो आरपीएम है वो ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगा, मगर जब तक कि आप स्विच को टर्न ऑफ नहीं करोगे तब तक कि आपका जो फ़ैन है वो 300 आरपीएम तक के ही ऑपरेट होगा, राइट। तो यही रीज़न के वजह से जो 300 आरपीएम की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, और उस केस में आपको जो रिस्पांस जो मिलेगा वो बेसिकली होगा स्टेडी स्टेट रिस्पांस।
तो यहाँ पर आप देखो ये रीज़न की वजह से जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कांस्टेंट रिस्पांस। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये तो हम लोग क्या फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस में। हम लोग फ़ैन के बारे में बात नहीं करेंगे, ये हमने सिर्फ देखा कि ट्रांजिएंट हम लोग किसको बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस हम लोग किसको बोलते हैं। अभी जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है आप उसको बेसिकली स्विचिंग एनालिसिस भी बोल सकते हो। तो हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस में करने क्या वाले, हम लोग कुछ इस तरीके से सर्किट बनाएंगे। सर्किट में आपको बेसिकली मिलेगा वोल्टेज सोर्स, मतलब एक बैटरी लगाएंगे और हम लोग लगाएंगे स्विच। यहाँ पर अगर आप देखो जब आप फ़ैन को ऑफ से ऑन करते हो तो बेसिकली होता क्या है, जो फ़ैन है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप ये स्विच का अगर स्टेट है देखो, यहाँ पर आप ये स्विच को देखो तो ये जो स्विच है कैसा स्विच है, ये जो स्विच आपको जो दिखाई दे रहा है ये ओपन स्विच है, इसको आप ऑफ स्विच भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप देखो आप इसको कैसा मेमोराइज करोगे कि जो स्विच की जो पोजीशन है वो ऑफ स्टेट में, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन आपको जो दिखाई दे रही है वर्टिकल लाइन, आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, आप इसको कंपेयर कर सकते हो एफ़ से। तो अगर आप इसको एफ़ से कंपेयर करो तो इंस्टेंटेनियसली आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर आप देखो ये जो स्विच है इसकी कौन सी स्टेट आपको दिखाई दे रही है, ऑफ स्टेट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो स्विच है इसकी हमें कौन सी स्टेट दिखाई दे रही है, ऑफ स्टेट दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो क्लोज स्विच है, ये क्लोज स्विच को हम लोग बेसिकली ऑन स्विच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्विच है इसकी हमें कौन सी स्टेट दिखाई दे रही है, ऑन स्टेट दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग फ़ैन को ऑफ से ऑन करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो फ़ैन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करती है। सिमिलरली जब आप स्विच को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लेके जाते हो तो जो सर्किट का जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है। सिमिलरली जब आप फ़ैन को ऑन से ऑफ करते हो तो जो फ़ैन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करती है। सिमिलरली जब आप स्विच को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लेके जाते हो, जब आप किसी स्विच को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लेके जाते हो तो बेसिकली होता है जो सर्किट का जो करंट है वो डिक्रीज़ करता है। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज स्विचिंग एनालिसिस। जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है उसको हम लोग स्विचिंग एनालिसिस भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा जो सर्किट है उसको स्विच करने के टाइम, जब आप सर्किट को स्विच करोगे तभी आपको बेसिकली मिलेगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस में करेंगे क्या, यहाँ पर ये जो आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है इस सर्किट में हम लोग लगाएंगे रेसिस्टर और स्विच को ऑन ऑफ करेंगे और सर्किट की एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सर्किट में लगाएंगे इंडक्टर और जो स्विच है उसको हम लोग ऑन ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे सर्किट का रिस्पांस कैसा है, स्विच को जब हम लोग ऑन से ऑफ कर रहे हैं और ऑफ से ऑन कर रहे हैं तो ऐसे केस में सर्किट में हो क्या रहा है। फिर उसके बाद सर्किट में हम लोग लगाएंगे कैपेसिटर। फिर उसके बाद हम लोग स्विच को क्या करेंगे, ऑफ से ऑन करेंगे। फिर उसके बाद जो सर्किट है उसकी हम लोग एनालिसिस करने वाले। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। और ओवरऑल प्रोसेस में हम लोग सर्किट में अलग अलग एलिमेंट लगाएंगे जैसे कि रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, और हम लोग सर्किट की एनालिसिस करेंगे कि स्विच को जब हम लोग ऑफ से ऑन करते हैं और जब हम लोग ऑन से ऑफ करते हैं तो ऐसे केसेस में होता क्या है, इंडक्टर लगने से स्विच में क्या होता है, कैपेसिटर लगने से स्विच में क्या होता है, आई मीन सर्किट में क्या होता है, रेसिस्टर लगने से सर्किट में क्या होता है, सर्किट का करंट इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, राइट। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस में। यहाँ पर अगर आप देखो आपको सर्किट का ट्रांजिएंट रिस्पांस कब मिलेगा, जब आप स्विच को ऑफ से ऑन करोगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑफ से ऑन, या फिर आप बोल सकते हो ऑन से ऑफ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब हम लोग फ़ैन को ऑफ से ऑन करते हैं तो जो फ़ैन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करती है। सिमिलरली जब आप स्विच को ऑफ से ऑन करोगे तो जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा और उसी ड्यूरेशन में आपको मिलेगा ट्रांजिएंट बिहेवियर सर्किट का। सिमिलरली जब आप फ़ैन को ऑन से ऑफ करोगे तो बेसिकली होगा क्या, फ़ैन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। सिमिलरली जब आप स्विच को ऑन से ऑफ करोगे तो जो सर्किट का जो करंट है वो डिक्रीज़ करने लगेगा, राइट। सर्किट का जो करंट है वो डिक्रीज़ करने लगेगा और तभी जो सर्किट का जो बिहेवियर होगा और उसकी जो स्टडी होगी उसी को ही हम लोग बोलेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है, जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है वो आपको कब मिलता है, T0 माइनस से T0 प्लस के बीच का जो स्टेट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। तो ये जो इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 माइनस 0 प्लस का मतलब क्या है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T इज इक्वल टू 0 माइनस, यहाँ पर ये T इज इक्वल टू 0 माइनस का मतलब क्या होता है, T इज इक्वल टू 0 माइनस T इज इक्वल टू 0 प्लस का मतलब क्या होता है, स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने से पहला वाला जो टाइम इंस्टेंट होता है, जस्ट टर्न ऑन करने से पहला वाला टाइम इंस्टेंट, स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने से पहला वाला जो टाइम इंस्टेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं T0 माइनस से। स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने के बाद वाला जो टाइम इंस्टेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं T इज इक्वल टू 0 प्लस पे, T इज इक्वल टू 0 प्लस से। और जिस टाइम इंस्टेंट पर स्विच टर्न ऑन होता है तो जो टाइम इंस्टेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं T इज इक्वल टू 0 से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये सर्किट को कंसिडर करें, हमने सर्किट कंसिडर किया और ऊपर क्या लिखा हुआ है T इज इक्वल टू 0 माइनस।
उसका मतलब ये जो सर्किट है ये कभी की सर्किट है, स्विच जस्ट टर्न ऑन होने से पहली वाली जो कंडीशन है उसके लिए ये वाली सर्किट बनी है। सिमिलरली स्विच जस्ट टर्न ऑन होने से पहली वाली कंडीशन, इसका मतलब जो स्विच है वो टर्न ऑफ रहा होगा, मतलब जो स्विच है वो ओपन रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको स्विच दिखाई दे रहा है, स्विच का ऑन स्टेट है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है t = 0 प्लस, t = 0 प्लस। इसका मतलब क्या, स्विच जस्ट टर्न ऑन होने के बाद वाला जो स्टेट है वो आपको ये वाली सर्किट दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये सर्किट बनी और लिखा है t = 0 प्लस। इसका मतलब जो स्विच है वो जस्ट टर्न ऑन हुआ है, स्विच जस्ट टर्न ऑन हुआ है, राइट। तो यहाँ से हमने ये समझा, स्विच जस्ट टर्न ऑन होने से पहला वाला जो टाइम इंस्टेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं t0- से। स्विच जस्ट टर्न ऑन होने के बाद वाला जो टाइम इंस्टेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं t = 0 प्लस से, और स्विच t = 0 टाइम इंस्टेंट पर होता है ऑन। और जैसे कि हमने डिस्कस किया 0- से 0 प्लस के बीच का जो टाइम इंस्टेंट होता है उसी टाइम इंस्टेंट, आई मीन टाइम ड्यूरेशन नॉट टाइम इंस्टेंट, 0- से 0 प्लस के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी टाइम ड्यूरेशन में जो ट्रांजिएंट होता है हमें ट्रांजिएंट स्टेट मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो सर्किट का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मिलता है। सिमिलरली t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सर्किट का जो रिस्पॉन्स होगा आप उसको बेसिकली बोलोगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये जो ट्रांजिएंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल सा भी, अगर फंडामेंटल क्लियर है, आपका बेसिक अगर क्लियर है तो ये ट्रांजिएंट आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ट्रांजिएंट रिस्पांस के बारे में, और हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस के बारे में। तो जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो बेसिकली आपको किसके वजह से मिलता है? ट्रांजिएंट रिस्पांस आपको जो मिलेगा वो आपको किसके वजह से मिलेगा? ट्रांजिएंट रिस्पांस आपको कैपेसिटर और इंडक्टर के वजह से मिलेगा। अगर आप सर्किट में रेसिस्टर लगा रहे हो तो रेसिस्टर के वजह से आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस नहीं मिलने वाला। ट्रांजिएंट रिस्पांस मतलब सर्किट का वेरिएबल रिस्पांस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है, ट्रांजिएंट रिस्पांस इज ड्यू टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की वजह से आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस मिलेगा। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट जैसे कि इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। यहाँ पर ये जो रेसिस्टर है ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, तो ये रेसिस्टर को बाय मिस्टेकली यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये रीज़न की वजह से आर के नीचे हमने शो कर दिया क्रॉस साइन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो हमें किसके वजह से मिलेगा? हमें मिलेगा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, जैसे कि इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। ये जो एलिमेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ट्रांजिएंट के लिए। यहाँ पर अभी आप देखो जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांजिएंट रिस्पांस इज डिपेंड ऑन द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सर्किट एंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द सर्किट। वो जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इनिशियल कंडीशन, आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। आगे जब न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के ऊपर, तो जो इनिशियल कंडीशन वाला जो टर्म है ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो जो ट्रांजिएंट इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या, हमें पता है कैपेसिटर है, इंडक्टर है। कैपेसिटर में अगर ऑलरेडी चार्ज स्टोर है तो इसका मतलब कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो है। इंडक्टर में अगर ऑलरेडी चार्ज स्टोर है तो इसका मतलब जो इंडक्टर है उसकी इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो है। हमें पता है जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर होते हैं कैसे एलिमेंट होते हैं? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। बेसिकली एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर इनिशियली अगर कैपेसिटर और इंडक्टर में अगर एनर्जी स्टोर नहीं है तो इसका मतलब जो इनिशियल कंडीशन है कैपेसिटर और इंडक्टर की वो कैसी है? वो है ज़ीरो। मगर अगर एनर्जी अगर स्टोर है इनिशियली इंडक्टर और कैपेसिटर अगर एनर्जाइज होते तो इसका मतलब जो इनिशियल कंडीशन है वो नॉन ज़ीरो है। इनिशियल कंडीशन के बारे में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर्किट के इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो सर्किट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एलिमेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखो ट्रांजिएंट रिस्पांस डू नॉट डिपेंड ऑन इनपुट ऑफ दिस सर्किट। जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो सर्किट के इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो ट्रांजिएंट जो मिलेगा आपको दो टाइप का मिलेगा, एक होता है डीसी ट्रांजिएंट, दूसरा होता है एसी ट्रांजिएंट। तो आप डीसी ट्रांजिएंट को इन डेप्थ पढ़ने वाले हो इन कंपैरिजन विद द एसी ट्रांजिएंट। यहाँ पर अगर आप देखो आपकी जो सर्किट है उसमें क्या हो सकता है? रेसिस्टर, इंडक्टर हो सकता है। ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर तो कंसिडर करना ही होगा। तो आपकी सर्किट में रेसिस्टेंस और कैपेसिटर प्रेजेंट हो सकता है, रेसिस्टर और इंडक्टर प्रेजेंट हो सकता है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर आपके सर्किट में अगर रेसिस्टर और इंडक्टर प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपकी जो सर्किट है वो कौन सी सर्किट है? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। सिमिलरली अगर सर्किट में रेसिस्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारी जो सर्किट है वो कौन सी? रेसिस्टर एंड कैपेसिटर प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो सर्किट है वो कौन सी सर्किट है? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। अगर सर्किट में रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों प्रेजेंट है
रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस तीनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो सर्किट है वो कौन सी सर्किट है, सेकंड ऑर्डर सर्किट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट में अगर रेसिस्टर और इंडक्टर है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर, रेसिस्टर, कैपेसिटर तो भी फर्स्ट ऑर्डर, मगर अगर तीनों अगर सर्किट पर अगर हावी हो जाते हैं तो इसका मतलब जो सर्किट है वो कौन सी सर्किट है, सेकंड ऑर्डर सर्किट है। यहाँ पर आप देखो हमने कौन कौन से स्टेट के बारे में पढ़ा, एक ट्रांसेंट स्टेट के बारे में पढ़ा और दूसरा स्टेडी स्टेट के बारे में हमने पढ़ा, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसेंट रिस्पांस के बारे में पढ़ा और स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बारे में पढ़ा। हमने क्या डिस्कस किया, 0 से 0+ के बीच का जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसेंट रिस्पांस, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आपको जो रिस्पांस जो मिलेगा वो कौन सा रिस्पांस होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा। तो किसी भी सर्किट का जो रिस्पांस होता है वो बेसिकली दो रिस्पांस से मिलकर बना होता है। एक जो रिस्पांस होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, और दूसरा जो रिस्पांस होता है वो होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। जैसे कि आपने फ़ैन का एग्जांपल कंसीडर किया था, जब फ़ैन की स्पीड वेरी कर रही होती है तो कौन सा रिस्पांस मिलता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस। जब फ़ैन की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस मिलता है। तो जो ओवरऑल जो रिस्पांस है फ़ैन का वो दो रिस्पांसेस से मिलकर बना है, एक ट्रांजिएंट रिस्पांस और दूसरा स्टेडी स्टेट रिस्पांस। सिमिलरली किसी भी सर्किट का जो रिस्पांस होता है वो दो रिस्पांसेस से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया फ़ैन का एग्जांपल। एक जो रिस्पांस है वो स्टेडी स्टेट रिस्पांस और दूसरा है ट्रांजिएंट रिस्पांस। हमने डिस्कस किया कि जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है कांस्टेंट रिस्पांस होता है, जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो वेरिएबल रिस्पांस होता है। यहाँ पर अगर आप देखो जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एक्यूरेसी के साथ एसोसिएटेड होता है, और जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, स्पीड के साथ एसोसिएटेड होता है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस इज एसोसिएटेड विद एक्यूरेसी, जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो एक्यूरेसी के साथ एसोसिएटेड होता है, और जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, स्पीड के साथ एसोसिएटेड होता है। किस तरीके से स्पीड के साथ एसोसिएटेड होता है, अगर आप एग्जाम्पल ये कंसिडर करो, यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक का कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपको जो रिस्पांस जो मिल रहा है कौन सा रिस्पांस है, ट्रांजिएंट रिस्पांस। इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच का जो रिस्पांस आपका जो मिल रहा है कौन सा रिस्पांस है, ट्रांजिएंट रिस्पांस। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप ये ड्यूरेशन को अगर आप कम कर दो, ये ड्यूरेशन को अगर आप कम कर दो तो जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ट्रांजिएंट रिस्पांस डिक्रीज़ कर जाएगा, इसका मतलब क्या है, जो फ़ैन की जो स्पीड है 0 से 300 पर जाने की वो कम हो जाएंगी। इसका मतलब जो फ़ैन है वो जल्दी से 300 RPM को अचीव कर लेगा, फ़ैन जल्दी से पिकअप पकड़ लेगा, राइट। तो इसका मतलब जो फ़ैन है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर गई। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कार या फिर बाइक चलाते हो तो आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि बाइक का पिकअप कैसा है या फिर कार का पिकअप कैसा है। अगर आप ज़रा सी एक्सी दबाते हो और आपकी कार का अगर पिकअप अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब जो कार है उसकी स्पीड ज़्यादा है। सिमिलरली बाइक का अगर पिकअप ज़्यादा होता है तो इसका मतलब बाइक की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। मतलब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ज़रा सी थ्रॉटल देने पर हमारी कार का जो रिस्पांस है या फिर जो बाइक का जो रिस्पांस है वो कैसा है। अगर रिस्पांस अगर ज़्यादा है तो हमारी जो ऑटोमोबाइल है इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस अगर कम होगा तो जो स्पीड है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप ये ग्राफ से भी समझने की कोशिश करो, अगर ये ट्रांजिएंट रिस्पांस, अगर ये ट्रांजिएंट का पार्ट अगर कम हो जाता है तो जो स्टेडी स्टेट का जो पार्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। स्टेडी स्टेट का पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो रिस्पांस है, आपका जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। और जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है किसके साथ एसोसिएटेड होता है, स्पीड के साथ एसोसिएटेड होता है। ट्रांजिएंट रिस्पांस इज एसोसिएटेड विद स्पीड। अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस अगर कम होता है किसी सर्किट का तो इसका मतलब या फिर किसी भी सिस्टम का, तो सिस्टम की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे कि फ़ैन का एग्जांपल, अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस कम है इसका मतलब 0 से 300 तक जाने के लिए कम से कम टाइम लगेगा, इसका मतलब आपका जो फ़ैन है वो जल्दी से 300 के RPM पर घूमना चालू कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर वो सिस्टम अगर हमारा स्टेबल सिस्टम है ही नहीं तो उसको बना के कुछ मतलब ही नहीं, चाहे वो मोटर हो या फिर चाहे कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो कि हमारे कंसिडरेशन में। इससे पहले हमने डिस्कस किया सिस्टम का मतलब क्या है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एक्यूरेसी के साथ। ट्रांजिएंट रिस्पांस किसके साथ एसोसिएटेड होता है, स्पीड के साथ। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही बराबर, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेबिलिटी। यहाँ पर आप देखो जो स्पीड है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए और जो एक्यूरेसी है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, तब जाके हमारे सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी वो प्रॉपर होगी, जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा। अदरवाइज़ अगर स्पीड ज़्यादा है एक्यूरेसी कम है तो जो सिस्टम है वो इतना खास नहीं होगा। सिमिलरली अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है मगर स्पीड कम है तभी भी जो सिस्टम है वो उतना खास नहीं होगा, उतना स्टेबल सिस्टम नहीं रहेगा। तो ये रीज़न की वजह से जो स्पीड है वो भी 50% होना चाहिए, एक्यूरेसी भी 50% होना चाहिए, तब जाके हमारा जो सिस्टम है
वो स्टेबल होगा और सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी वो ठीक ठाक होगी और वो सिस्टम को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया ट्रांजिएंट रिस्पांस के बारे में, अभी और डिस्कस कर लेते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमने ओवरव्यू लिया ट्रांजिएंट रिस्पांस होता क्या, स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता क्या। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में लगाएंगे रेसिस्टेंस, स्विच को हम लोग ऑफ से ऑन स्टेट में लेके जाएंगे, एनालिसिस करेंगे और इसी को ही बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। सिमिलरली सर्किट में लगाएंगे इंडक्टर, स्विच को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लेके जाएंगे, सर्किट में लगाएंगे कैपेसिटर, स्विच को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग समराइज़ करेंगे जो हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हम लोग सर्किट के टाइम कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसीडर कर लेते हैं रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसीडर कर लेते हैं रेसिस्टेंस। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रेसिस्टेंस। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये सर्किट में हमने कंसीडर कर लिया ये है रेसिस्टेंस। यहाँ पर आप देखो ये सर्किट बनी है और यहाँ पर ये आपको कौन सा स्विच दिया हुआ है, ऑफ स्विच दिया हुआ है, ओपन स्विच दिया हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है T = 0-। T = 0-, इसका मतलब क्या, स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने से पहली वाली जो स्टेट है वो ये वाली सर्किट हमें शो कर रही है और ये जो स्विच है वो कभी क्लोज होगा T = 0 पर और T0+ पर हमें जो सर्किट जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। इसका मतलब T0+ पर सर्किट आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है, इसका मतलब जो स्विच है वो जस्ट टर्न ऑन हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रेसिस्टेंस, राइट, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है रेसिस्टेंस। यहाँ पर आप देखो जो स्विच है वो कौन से स्टेट में, जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में। तो अगर आप ये लूप में इंस्टेंटेनियस करंट कंसीडर करो तो जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी I(0-). हमने 0- क्यों कंसीडर किया, क्योंकि आप देखो जो टाइम इंस्टेंट है वो कितना है, वो है 0-, आप देख सकते हो। तो ये रीज़न की वजह से लूप का जो करंट है वो हमने कंसीडर किया I(0-). और ऑब्वियसली जो स्विच है वो ओपन है तो जो I(0- होगा वो कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो जो I(0- है वो आपको कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। उसका मतलब जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपको जो करंट जो मिल रहा है T(0- पर वो आपको कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जब रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा T(0- पर वो भी कैसा होगा, 0 होगा। तो जो V(0- है ये भी आपको कैसा मिलने वाला है, आपको 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो T(0- पर जब स्विच ऑफ स्टेट में होता है तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस है उसमें जो करंट है वो भी 0 होता है और रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो भी 0 होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, T = 0 पर जो स्विच है आप उसको टर्न ऑन करते हो और T = 0+ पर जो स्विच है वो जस्ट टर्न ऑन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो अब ये लूप में जो करंट जो फ्लो होगा इंस्टेंटेनियस करंट वो क्या होगा, वो होगा I(0+). I(0+) हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो एनालिसिस हो रही है वो T = 0+ पे हो रही है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं I(0+ करंट। तो यहाँ पर आप देखो ये जो I(0+ करंट है, यहाँ पर ये जो लूप है वो पूरी तरीके से क्लोज है। तो जो I(0+ करंट है वो रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा और यहाँ पर ये जो I(0+ करंट है और ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें जो करंट जो मिलेगा वो होगा IR(0+), जो कि बराबर में होगा VR(0+) R के। यहाँ पर ये जो VR(0+) ये है क्या, जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो है VR(0+). और यहाँ पर ये जो R हमने जो कंसिडर किया डिनोमिनेटर में वो है क्या, ये जो R है वो है रेसिस्टर का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखो T0+ पर जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं VR(0+), ये बराबर में होगा IR(0+) के, जो कि इंस्टेंटेनियस करंट इनटू रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो जिसको हमने शो किया R से। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये इक्वेशन को आप केयरफुली अगर नोटिस करो तो जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है T0+ पर जो वोल्टेज हमें जो मिल रहा है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब आपको पता होना चाहिए। T0+ पर आपको जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो मिल रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर IR(0+) और रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर रेसिस्टर के अक्रॉस हमें जो करंट जो मिल रहा है, रेसिस्टर के थ्रू जो करंट जो मिल रहा है इंस्टेंटेनियस करंट, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है VR(0+) उसके ऊपर और रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के ऊपर। तो इसका मतलब जो रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज और जो करंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इंस्टेंटेनियस पैरामीटर के ऊपर। इंस्टेंटेनियस पैरामीटर मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के ऊपर। रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज और जो करंट है वो बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगा पास्ट वोल्टेज और पास्ट करंट के ऊपर एज पर दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज और जो करंट होगा रेसिस्टेंस के अक्रॉस, voltage and current across resistance is dependent on instantaneous voltage and current and does not dependent on past voltage and current। जो रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज और जो करंट होगा वो इंस्टेंटेनियस पैरामीटर के ही ऊपर डिपेंड करेगा, पास्ट पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पैरामीटर मतलब वोल्टेज और करंट। तो
तो यहाँ से हमने रेसिस्टर की एनालिसिस कर ली, बस और कुछ नहीं है। रेसिस्टर में ज़्यादा कुछ सीखने लायक नहीं है, सिर्फ इतना ही है रेसिस्टेंस के केस में। क्यों इतना ही है? क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो ट्रांसिएंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यहाँ पर आप देखो, आपको बेसिकली कुछ इस तरीके से सर्किट दी जाएंगी। रेसिस्टर बना रहेगा, वोल्टेज सोर्स बना रहेगा, कुछ इस तरीके से स्विच बना रहेगा और ये एरो बनी रहेंगी और नीचे लिखा रहेगा यहाँ पर ये स्विच बना है और कुछ इस तरीके से एरो बनी है और नीचे आपको दिखा देगा T=0। तो T=0 इसका मतलब जो स्विच है T=0 पे टर्न ऑन हो रहा है। T0- पर जस्ट T0- पर जो स्विच की जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी? जस्ट टर्न ऑन होने से पहले, और T0+ पर जो स्विच है वो जस्ट टर्न ऑन होता हुआ आपको मिलेगा। ये T0- T0+ का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको इतना बोलता है 0- 0+ के बीच में हमें ट्रांसिएंट रिस्पांस मिलता है। तो ये रीज़न की वजह से हमें T0- T0+ कंसिडर करना होता है। T0- एक ऐसा टाइम इंस्टेंट होता है जो कि स्विच जस्ट टर्न ऑन होने से पहला वाला टाइम इंस्टेंट होता है, और T0+ एक ऐसा टाइम इंस्टेंट होता है जो कि स्विच जस्ट टर्न ऑन होने के बाद वाला टाइम इंस्टेंट होता है, और T0 पर जो स्विच है वो होता है टर्न ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और T0- से T0+ के बीच का जो चेंज होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सडन चेंज। तो यहाँ पर आप देखो T0- से T0+ के बीच का जो चेंज होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सडन चेंज। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया T0- टाइम इंस्टेंट जस्ट बिफोर टर्निंग ऑन दी स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने से पहला वाला जो टाइम इंस्टेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं T0- से। T0+ आपको क्या इंडिकेट करता है? टाइम इंस्टेंट जस्ट आफ्टर टर्निंग ऑन दी स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने के बाद वाला जो टाइम इंस्टेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं T0+ से। और यहाँ पर ये T0 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम इंस्टेंट एट विच स्विच इज़ टर्न ऑन। जिस टाइम इंस्टेंट पर स्विच टर्न ऑन होता है उसको हम लोग शो करते हैं T=0 से। तो यहाँ पर आप देखो, इससे बिल्कुल भी मत घबराना 0- 0+ है क्या, ये सिर्फ बेसिकली एक छोटा सी टाइम इंस्टेंट है। अदरवाइज़ आपका जो बेसिक है, जैसे कि ओपन सर्किट रही तो करंट फ्लो नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट रही तो करंट फ्लो होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इंडक्टर का केस। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टर का केस, हमने सर्किट में लगा के रखा है इंडक्टर। यहाँ पर आप देखो, अभी जो आप सीखने जा रहे हो ना, कि जो इससे पहले हमने डिस्कस भी किया है इंडक्टर के बारे में, AC थ्रू इंडक्टर एंड सो ऑन, मगर आप अभी जो सीखने जा रहे हो ना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सब सिग्नल सिस्टम जब आप पढ़ोगे तभी भी आपको काम आएगा, पावर सिस्टम में भी काम आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन में भी काम आएगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया इंडक्टर, और यहाँ पर T=0- लिखा, और यहाँ पर ये सर्किट बनी है T0- के नीचे। तो यहाँ पर आपको क्या देख के क्या लग रहा है? यहाँ पर ये जो सर्किट है, स्विच जस्ट टर्न ऑन होने से पहली वाली जो कंडीशन है वो हमें डेपिक्ट कर रही है ये सर्किट। T=0- इसका मतलब स्विच जस्ट टर्न ऑन करने से पहली वाली जो सर्किट है वो ये वाली सर्किट है। तो यहाँ पर आप देखो, स्विच जस्ट टर्न ऑन करने से पहली वाली स्टेट हमें इंडिकेट कर रही है सर्किट। तो इसका मतलब जो स्विच है वो कैसा रहा होगा? ऑफ रहा होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्विच को कैसा हमें मिल रहा है? ऑफ मिल रहा है, ओपन स्विच मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो, इमेजिन कर लेते हैं लूप में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? वो है IL=0-। हम लोग क्यों कंसिडर करें? क्योंकि जो एनालिसिस हम लोग जो कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस जो टाइम है वो है T0-। तो ये रीज़न की वजह से लूप का जो करंट हमने जो कंसिडर किया वो कितना है? वो है IL=0-। और ऑब्वियसली जो स्विच है वो ओपन है, सर्किट ओपन है, तो जो IL=0- करंट है वो कैसा होगा? वो होगा 0। तो IL=0- करंट कैसा है? 0। तो यहाँ पर ये हमने लिखा IL=0-। हमें पता है IL=0- करंट कैसा है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जो सर्किट है वो ओपन है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो स्विच है इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं T=0 पर। फिर उसके बाद T0+ पर जो सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। इसका मतलब जो स्विच है वो जस्ट टर्न ऑन हुआ है। तो यहाँ पर स्विच जस्ट टर्न ऑन होने के बाद जो सर्किट है वो ये वाली सर्किट हमें दिखाई दे रही है, और ये लूप में जो करंट जो फ्लो कर रहा है अभी वो है IL=0+। हमने 0+ क्यों कंसिडर किया? क्योंकि आप देखो, जो इंस्टेंटेनियस टाइम है वो क्या है? वो है T0+। तो ये रीज़न की वजह से जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो आपको क्या मिलेगा? I(t), t के जगह 0+, तो IL=0+। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें जो करंट जो मिल रहा है वो है IL=0+। मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया है। हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। मैथमेटिकल प्रूफ मैंने शो नहीं किया, डेरिवेशन यहाँ पर मैंने ड्राइव नहीं किया हूँ, जबकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग कट टू कट सब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है कि जो IL=0+ है वो बराबर में होता है IL=0- के। जब भी सर्किट में इंडक्टर लगा होता है तो IL=0- ये बराबर में होता है IL=0+ के। इसका मतलब स्विच जस्ट टर्न ऑन करने से पहला वाला जो करंट होता है और स्विच जस्ट टर्न ऑन करने के बाद वाला जो करंट होता है वो दोनों बराबर में होते हैं।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्विच जस्ट टर्न ऑन करने से पहला वाला जो करंट है IL ऑफ 0 माइनस, हमें कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ 0 प्लस अगर दोनों बराबर में होते और अगर IL ऑफ 0 माइनस अगर 0 होता है तो इसका मतलब जो IL ऑफ 0 प्लस है वो भी आपको कैसा मिलेगा, वो भी आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो IL ऑफ 0 प्लस है वो भी आपको कैसा मिल रहा है, आपको मिल रहा है 0। तो यहाँ से आपने ये देखा जब भी आपकी सर्किट में इंडक्टर लगा होगा और स्विच जस्ट टर्न ऑन होगा तो उसके बाद भी आपकी जो सर्किट का जो करंट होगा वो कैसा होने वाला है, करंट होने वाला है 0। क्यों 0 होने वाला है, क्योंकि जो इंडक्टर है वो क्या करता है, सडन चेंज इन करंट को करता है अपोज, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था 0 माइनस से 0 प्लस के बीच का जो चेंज होता है वो कैसा होता है, सडन चेंज होता है। तो यही रीज़न की वजह से स्विच जस्ट टर्न ऑन करने के बाद भी आपको जो सर्किट का जो करंट होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। स्विच जस्ट टर्न ऑन करने के बाद वाला भी जो करंट होता है जो कि होता है IL ऑफ 0 प्लस, वो कैसा आपको मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से आपने ये देखा इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट बट इट अलाउज ग्रेजुअल चेंज इन करंट। तो यहाँ से आपने ये देखा अगर आपकी सर्किट में अगर इंडक्टर लगाओ, राइट, और जब आप स्विच को ऑफ से ऑन करो तो स्विच को जस्ट ऑन करने के बाद भी आपकी जो सर्किट का जो करंट होगा वो कैसा होगा, वो 0 होगा, क्योंकि जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता। मगर जो इंडक्टर है वो ग्रेजुअल चेंज इन करंट को अलाउ करता है। अब ये सडन चेंज इन करंट और ये ग्रेजुअल चेंज इन करंट का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन करंट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट अगर 0 से 5 एम्पियर होना चाहे तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सडन चेंज, और ये सडन चेंज को इंडक्टर आपका बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता, राइट। मगर अगर करंट अगर ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल मतलब जैसे कि 0 एम्पियर से 1 एम्पियर, 1 से 2 एम्पियर, 2 से 3 एम्पियर, 3 से 4 एम्पियर, 4 से 5 एम्पियर, तो ऐसा जो चेंज होगा इंडक्टर उसको अलाउ करेगा, ऐसे ग्रेजुअल चेंज को इंडक्टर अलाउ करेगा। यहाँ से हमने ये देखा प्रैक्टिकली जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, मगर थ्योरेटिकली सडन चेंज इन करंट को अलाउ करता है अगर इनपुट अगर इम्पल्स सिग्नल हो तो। थ्योरेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है, हमारे इमेजिनेशन में, हमारे कंसिडरेशन में तो कुछ भी पॉसिबल है, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता जो हम लोग सोचते। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, मगर आपका अगर इनपुट अगर इम्पल्स सिग्नल है, इम्पल्स वोल्टेज है जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल सिग्नल होता है, तो ऐसे केस में होगा क्या, आपका जो इंडक्टर है सडन चेंज इन करंट को अलाउ कर देगा। इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इम्पल्स, इंडक्टर के अक्रॉस अगर आप इम्पल्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, हमने बात किया था इम्पल्स सिग्नल के बारे में, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल के बारे में। इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इम्पल्स, अगर वोल्टेज के इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर इम्पल्स होता है देन इंडक्टर विल अलाउ सडन चेंज इन करंट, तो जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ करेगा। ये प्रूव किया गया मैथमेटिकली। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता प्रैक्टिकली, मगर थ्योरेटिकली करता है। अगर थ्योरेटिकली मत कंसिडर करो आप फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अदरवाइज अगर आपको समझ में आया तो आप कंसिडर करो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करो कि जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, मगर ग्रेजुअल चेंज इन करंट को अलाउ करता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो T0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। T0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। एट T0 प्लस इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। T0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसा काम करता है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है मतलब यहाँ पर आप देखो T0 प्लस पर हमें ये वाली सर्किट दिखाई दे रही है। T0 प्लस पर जो वोल्टेज है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, मगर जो करंट है वो तो 0 है। IL ऑफ 0 प्लस आपको क्या मिला था, IL ऑफ 0 प्लस आपको 0 मिला था। तो जो IL ऑफ 0 प्लस जो करंट है T0 प्लस पर आपको जो करंट जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मगर वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है। वोल्टेज एग्जिस्ट करे, करंट 0 मिले, तो ऐसे केस में जो कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, ओपन सर्किट कंडीशन होती है। तो यही रीज़न की वजह से जो इंडक्टर है T0 प्लस पर ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, T0 प्लस पर इंडक्टर कैसा काम करता है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। नोट डाउन कर लो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए काम आएगा। T0 प्लस पर इंडक्टर ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है, मगर 0 माइनस पर आप ये भी नोट डाउन कर लो, 0 माइनस पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। अगर 0 प्लस पर अगर ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है तो 0 माइनस पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। ये जो मैं बोला 0 माइनस पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा, ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत यूज़ होने वाला है ये कॉन्सेप्ट। अदरवाइज़ आप इतना याद रखो कि जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, और 0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है।
सिमिलरली कंसिडर कर लेते स्पेशल केस। मान लेते जो इंडक्टर है उसमें इनिशियली चार्ज स्टोर है। इंडक्टर और जो कैपेसिटर है वो हमारे कैसे एलिमेंट होते हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। तो एज्यूम कर लेते जो इंडक्टर है इसमें इनिशियली चार्ज स्टोर है। इनिशियली अगर चार्ज स्टोर होता है तो जो इंडक्टर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो आपको कैसे मिलने वाली है, नॉन ज़ीरो मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये इंडक्टर, और इंडक्टर में इनिशियली चार्ज प्रेजेंट है। इनिशियली चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इंडक्टर में हमें मिलेगा इनिशियल करंट। उसको हमने कंसिडर किया आई एल ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू आई नॉट। यहाँ पर ये जो जीरो माइनस होता है वो एसोसिएटेड होता है इनिशियल कंडीशन के साथ, राइट। यहाँ पर आप देखो ये स्विच कुछ इस तरीके से क्लोज हो रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पर। इसका मतलब टी जीरो माइनस पर जो स्विच है वो ओपन रहा होगा, टी जीरो प्लस पर जो स्विच है वो जस्ट क्लोज हुआ रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अभी ये जो स्विच है आप इसको क्लोज कर दो तो जो फिगर है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखो ये जो स्विच है वो क्लोज हुआ और आपको दिया हुआ है टी इज इक्वल टू जीरो प्लस। आपको पता है टी जीरो प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसा काम करता है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। तो जो इंडक्टर आपको जो दिखाई दे रहा है आप इसको कर दो ओपन सर्किट। तो जो इंडक्टर है इसको हमने कुछ इस तरीके से कर दिया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करने के बाद इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना आप। तो यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वी एल ऑफ जीरो प्लस। वी एल ऑफ जीरो प्लस हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस टाइम है वो है जीरो प्लस। तो ये रीज़न की वजह से वी एल ऑफ जीरो प्लस। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी एल ऑफ जीरो प्लस। मगर यहाँ पर जो इंडक्टर है इसकी नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन हमें मिल रही थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसके साथ पैरेलली आपको लगाना होगा करंट सोर्स। और ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी जो इनिशियल कंडीशन में जो इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था उसके। तो यहाँ पर ये करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल कंडीशन में जो इंडक्टर में जो करंट था उसके। तो इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर में कितना करंट था, आई नॉट करंट था। तो यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है आई नॉट। और यहाँ पर ये जो हमने जो करंट सोर्स जो कंसिडर किया है, कौन सा करंट सोर्स है, ये है टेम्पोरेरी करंट सोर्स। तो यहाँ से हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किया जो कि न्यूमेरिकल में हमें काम आने वाला है। हर एक पॉइंट न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। एक भी पॉइंट स्किप कर देते हो तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने ये नोट डाउन किया, अगर इंडक्टर की अगर इनिशियल कंडीशन अगर हमें नॉन ज़ीरो मिलती है तो ऐसे केस में टी ज़ीरो प्लस पर जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा अलॉन्ग विद द पैरेलल करंट सोर्स। और वो जो करंट सोर्स है उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी इनिशियल कंडीशन में जो इंडक्टर है उसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसके। और यहाँ से हमने ये भी देखा कि अगर इंडक्टर में अगर इनिशियल कंडीशन अगर नॉन ज़ीरो होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो इंडक्टर में अगर इनिशियल कंडीशन अगर नॉन ज़ीरो होती है तो जो इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ टेम्परेरी करंट सोर्स एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस इफ़ इनिशियल चार्ज इज प्रेजेंट इन इंडक्टर, या फिर आप बोल सकते हो इफ़ इनिशियल कंडीशन इज़ नॉन ज़ीरो इन इंडक्टर। सिमिलरली बात कर लेते कैपेसिटर के बारे में। बस इंडक्टर के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, जो मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट बताया वो आप नोट डाउन करो, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आएंगे। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। हमने इंडक्टर के बारे में बहुत डिस्कशन किया, अभी आ जाते कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो कैपेसिटर है इंडक्टर की जो प्रॉब्लम थी वो किसके साथ थी, करंट के साथ। सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता था मगर ग्रेजुअल चेंज इन करंट को अलाउ कर रहा था। कैपेसिटर की जो प्रॉब्लम है वो होती है वोल्टेज के साथ। बाकी का सब जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है कैपेसिटर। और यहाँ पर टी ज़ीरो माइनस के लिए ये वाली सर्किट बनी है, टी ज़ीरो प्लस के लिए ये वाली सर्किट बनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी ज़ीरो माइनस के लिए ये वाली सर्किट बनी है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये वाली जो सर्किट है स्विच जस्ट टर्न ऑन होने के पहली वाली कंडीशन को शो कर रही है ये वाली सर्किट। यहाँ पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया वी सी ऑफ जीरो माइनस। हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस टाइम है वो कितना है, वो है जीरो माइनस। तो ये रीज़न की वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है वी सी ऑफ जीरो माइनस। तो यहाँ पर अगर आप देखो और ये लूप में जो करंट जो फ्लो कर रहा है मान लेते हैं वो है आई सी ऑफ जीरो माइनस। यहाँ पर ये जो स्विच है वो कौन से स्टेट में, जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में। इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा आई सी ऑफ जीरो माइनस करंट फ्लो नहीं होगा। आई सी ऑफ जीरो माइनस करंट कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। जब सर्किट में कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा तो जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट के अक्रॉस कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगे। जब कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगे तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी सी ऑफ जीरो माइनस, ये आपको कैसा मिलने वाला है, 0 वोल्ट मिलने वाला है। तो जो वी सी ऑफ जीरो माइनस जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वी सी ऑफ जीरो माइनस कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल कंडीशन में
जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रहा है। याद रखना ये जो 0 माइनस आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको क्या इंडिकेट करता है, ये रिलेटेड होता है इनिशियल कंडीशन से। यहाँ पर आप देखो VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0 वोल्ट, इसका मतलब 0 माइनस मतलब इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो आपको कितना मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रहा है। तो T0 माइनस से आपको क्या इंडिकेट करेगा, ओवरऑल प्रोसेस में आपको इंडिकेट करेगा इनिशियल कंडीशन, आपको इंडिकेट करेगा इनिशियल कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने ये जो VC ऑफ 0 माइनस है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। T इज इक्वल टू 0 पर जो स्विच है वो क्लोज होता है, T इज इक्वल टू 0 प्लस पर जो स्विच है वो जस्ट क्लोज हुआ होता है, और जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर आप देखो जो लूप है इसमें जो करंट अभी जो फ्लो होगा वो होगा IC ऑफ 0 प्लस। इंस्टेंटेनियस करंट IC ऑफ 0 प्लस हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जो टाइम है वो है 0 प्लस, तो ये रीज़न की वजह से लूप में जो करंट जो फ्लो रहा है वो है IC ऑफ 0 प्लस। अब ये लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो जो करंट है वो ये कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो होगा, जिसके वजह से होगा क्या है, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा और कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, और जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो बनेगा उसको हमने कंसिडर किया VC ऑफ 0 प्लस। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है T0 प्लस पर उसको हमने कंसिडर किया VC ऑफ 0 प्लस, और यहाँ पर ये मैथमेटिकली प्रूव किया गया है कि जो VC ऑफ 0 प्लस है वो किसके बराबर में होता है, VC ऑफ 0 माइनस के बराबर में होता है, जैसे कि हमने इंडक्टर के केस में डिस्कशन किया था। ये बेसिकली प्रूफ किया गया है मैथमेटिकली, मगर हमने यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कंसिडर किया है, मगर आप ये नोट डाउन करो कि जो VC ऑफ 0 माइनस और जो VC ऑफ 0 प्लस है वो बराबर में होते हैं। यहाँ पर आप देखो जो VC ऑफ 0 माइनस है इसकी जो वैल्यू है 0 वोल्ट, इसका मतलब VC ऑफ 0 प्लस इसकी भी जो वैल्यू होगी वो आपको कितनी मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है 0 वोल्ट। इसका मतलब स्विच जस्ट टर्न ऑन करने से पहला और स्विच जस्ट टर्न ऑन करने के बाद जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपको कैसा मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। यहाँ पर स्विच जस्ट टर्न ऑन करने से पहला और स्विच जस्ट टर्न ऑन करने के बाद, स्विच जस्ट टर्न ऑन करने से पहला और स्विच जस्ट टर्न ऑन करने के बाद T0 प्लस आपको क्या क्या इंडिकेट करता है, आपको इंडिकेट करता है इनिशियल कंडीशन। और अब ऐसा भी समझ सकते हो कि स्विच जस्ट टर्न ऑन होने के बाद वाली जो कंडीशन है वो राइट यहाँ पर ये जो ये जो 0 माइनस है वो आपको इंडिकेट करता है इनिशियल कंडीशन, राइट। ये 0 माइनस आपको इंडिकेट करता है इनिशियल कंडीशन, और ये जो 0 प्लस है आप इसको एज्यूम करते हुए चल सकते हो। यहाँ पर ये जो 0 माइनस है आपको इंडिकेट कर रहा है स्विच जस्ट टर्न ऑन होने से पहली वाली कंडीशन, राइट। और यहाँ पर ये जो 0 प्लस है वो आपको इंडिकेट कर रहा है स्विच जस्ट टर्न ऑन होने के बाद वाली कंडीशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो VC ऑफ 0 माइनस और VC ऑफ 0 प्लस ये दोनों कैसे बराबर में, VC ऑफ 0 माइनस VC ऑफ 0 प्लस ये दोनों बराबर में। इसका मतलब स्विच जस्ट टर्न ऑन करने से पहला कैपेसिटर का वोल्टेज और स्विच जस्ट टर्न ऑन करने के बाद जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो कैसा होगा, वो होगा 0। और 0 माइनस से 0 प्लस के बीच का जो चेंज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सडन चेंज। इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो किसको अलाउ नहीं करता, सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता, मगर ग्रेजुअल चेंज इन वोल्टेज को अलाउ करेगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज बट इट अलाउज ग्रेजुअल चेंज इन वोल्टेज। सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करेगा मगर ग्रेजुअल चेंज इन वोल्टेज को अलाउ करेगा। अब ये सडन चेंज इन वोल्टेज का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज अगर 0 से 10 वोल्ट होना चाहे तो इसको हम लोग बोलते हैं सडन चेंज। ग्रेजुअल चेंज मतलब 0 वोल्ट से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से 3 वोल्ट, 3 वोल्ट से 4 वोल्ट। तो ये जो चेंज होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ग्रेजुअल चेंज। तो जो कैपेसिटर है वो ग्रेजुअल चेंज इन वोल्टेज को अलाउ करता है मगर सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, तो जो कैपेसिटर है सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है मगर ग्रेजुअल चेंज इन वोल्टेज को अलाउ करेगा। मगर अगर वोल्टेज सिग्नल अगर इम्पल्स है तो ऐसे केस में जो कैपेसिटर है सडन चेंज इन वोल्टेज को भी अलाउ कर देगा, जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल केस है। इफ़ इनपुट सिग्नल इज इम्पल्स, अगर इनपुट सिग्नल अगर इम्पल्स होता है देन कैपेसिटर विल अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो इम्पल्स सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, थ्योरेटिकल सिग्नल है, या फिर आप बोल सकते हो ये प्रैक्टिकल इनपुट नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो T0 प्लस पर हमने डिस्कस किया था, T0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसा काम करता है, T0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो एक्ट करता है ओपन सर्किट की तरह, T0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एट T0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो कैसा काम करता है, जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट की तरह क्यों काम करता है कैपेसिटर, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T0 प्लस पर आप देखो ये वाली सर्किट आपको दिखाई दे रही है। T0 प्लस पर सर्किट में करंट तो एग्जिस्ट कर रहा है मगर जो वोल्टेज है वो कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है, राइट। तो करंट एग्जिस्ट कर रहा है मगर वोल्टेज 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट एग्जिस्ट वोल्टेज 0, करंट एग्जिस्ट, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो यही रीज़न की वजह से T0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करता है। मगर T0 माइनस पर जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा।
अगर 0+ पर शॉर्ट सर्किट के तरह बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियसली 0- पर ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। और सिमिलरली जो इंडक्टर है T0+ पर ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा और 0- पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। ये 0- का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली थ्योरेटिकल या फिर आप बोल सकते हो ये प्रैक्टिकल केस नहीं होता। अगर आप कोई भी सर्किट देखो तो आप जो टाइम जो कंसिडर करोगे प्रैक्टिकल सर्किट में, आप जो टाइम जो कंसिडर करोगे वो T=0+ से करोगे। T0- बोल के कोई टाइम नहीं होगा, राइट। T=0+ से आप स्टार्ट करोगे। आप जब भी टाइम को काउंट करते हो तो टाइम +1 सेकेंड +2 सेकेंड +3 सेकेंड ऐसा आगे आप प्रोसीड करते जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है -1 सेकेंड -2 सेकेंड आप पीछे जा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम लोग पीछे जा रहे होते, अगर पॉसिबल हो पाता, अगर इंसान अगर पास्ट में ट्रैवल कर पाता तो ऐसे केस में आप कंसिडर करते हैं -1 -2 -3 -4, राइट। मगर पास्ट में जाना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग फ्यूचर में जाते हैं। तो यही रीज़न की वजह से मैं पास्ट फ्यूचर का जो केस है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये पास्ट फ्यूचर का। तो प्लस हम लोग फ्यूचर में जा रहे, राइट। प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे, प्रेजेंट से पास्ट में तो नहीं जा रहे। तो हम लोग प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 0 से +1 +2 +3 ऐसा प्रोसीड करते जा रहे हैं, राइट। तो ये रीज़न की वजह से आप देखो प्रैक्टिकली हम लोग जो कंसिडर करते हैं, प्रैक्टिकली हमारा जो टाइम जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्रैक्टिकली हम लोग T0+ से एनालिसिस करते हैं। T0- बोल के प्रैक्टिकली कोई एनालिसिस नहीं होती है। ये जो T0- हम लोग जो कंसिडर कर रहे हो कौन सा केस है, थ्योरेटिकल केस है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो T0+ पर हमने डिस्कस किया कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम लोग ये देखेंगे जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज्ड है। कैपेसिटर की जो इनिशियल कंडीशन है वो कैसी है, वो है नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कैपेसिटर और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है इनिशियल कंडीशन पर जिसको हम लोग शो कर सकते हैं Vc वो बराबर में होगा V0 के, राइट। तो यहाँ पर बात होती है क्लियर है कि जो इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो कितना है वो है V0। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस R। और यहाँ पर ये स्विच बना है, एरो बनी है, T=0 बना है। इसका मतलब T=0+ पर जो स्विच है वो जस्ट टर्न ऑन होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो स्विच है वो जस्ट टर्न ऑन हुआ तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें T0+ पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो T0+ पर जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट T0+ पर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो कैपेसिटर है आप इसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कैपेसिटर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो आपको कैसे मिल रही थी, नॉन ज़ीरो मिल रही थी। तो ये जो शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर है इसके साथ आपको क्या करना है, एक सीरीज़ में वोल्टेज सोर्स लगा देना है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर में होगी, जो कैपेसिटर की जो इनिशियल कंडीशन में जो वोल्टेज था उसके बराबर में होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, V0 वोल्टेज था। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होने वाली है, V0 होने वाली है। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स हमने जो कंसिडर किया है बेसिकली है टेम्पोरेरी वोल्टेज सोर्स। कौन सा वोल्टेज सोर्स है, टेम्पोरेरी वोल्टेज सोर्स। जैसे कि हमने इंडक्टर के केस में पैरेलली लगा दिया था करंट सोर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्टर के केस में हमने कुछ इस तरीके से पैरेलली करंट सोर्स लगा दिया था, पैरेलली हमने करंट सोर्स लगा दिया था। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो कैपेसिटर के केस में आपको क्या लगा देना है, सीरीज़ में आपको वोल्टेज सोर्स लगा देना है, राइट। तो सीरीज़ में आपको क्या लगा देना है, आपको लगा देना है वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पर यह जो वोल्टेज सोर्स है वो है टेम्पोरेरी वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो अगर कैपेसिटर में अगर इनिशियली अगर चार्ज अगर प्रेजेंट होता है, कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन अगर नॉन ज़ीरो होती है तो ऐसे केस में T0+ पर जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद द सीरीज़ वोल्टेज सोर्स। आप ऐसा भी बोल सकते हो T0+ पर जो कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव करेगा, एक टेम्पोरेरी वोल्टेज सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा। तो ये हमने डिस्कस किया कैपेसिटर के बारे में। हमने क्या क्या डिस्कस किया, कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता। T0+ पर जो कैपेसिटर है वो कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करता है। 0- पर कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। और कैपेसिटर में अगर इनिशियली चार्ज अगर प्रेजेंट होता है तो T0+ पर जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद द सीरीज़ वोल्टेज सोर्स। और वो जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसके। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अब तक के हम लोग जो एनालिसिस जो कर रहे हैं 0- से 0+ के बीच में कर रहे हैं। और ये जो एनालिसिस होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। तो 0- से 0+ के बीच में जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिर से अगर एक बार और नोट डाउन कर ले
यहाँ पर ट्रांजेंट रिस्पांस जो होता है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजेंट स्टेट में जो सर्किट का जो रिस्पांस जो मिलेगा आप उसको बोलोगे ट्रांजेंट रिस्पांस। और जो ट्रांजेंट रिस्पांस होता है बेसिकली कौन सा रिस्पांस होता है, वेरिएबल रिस्पांस होता है। सिमिलरली जो ट्रांजेंट स्टेट होता है आप उसको बेसिकली वेरिएबल स्टेट भी बोल सकते हो, क्योंकि उस समय सर्किट के जो पैरामीटर है वोल्टेज और करंट वो वेरी कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर जो बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं, वोल्टेज और करंट को, और ट्रांजेंट स्टेट में वेरी कर रहे होते हैं तो वोल्टेज एंड करंट वेरी इन ट्रांजेंट स्टेट। सिमिलरली और एक एनालिसिस होती है टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। टी इक्वल टू इन्फिनिटी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम लोग कभी पहुँच नहीं सकते। इन्फिनिटी सिर्फ हम लोग इन्फिनिटी हमारा एक आइडियल कंसिडरेशन होता है, इन्फिनिटी पर हम लोग कभी भी पहुंच नहीं सकते। तो आप लिखोगे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी इन्फिनिटी पर या फिर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो एनालिसिस होती है सर्किट की उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ये जो टर्म है बहुत मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम लोग थोड़ा और सिंपल करके समझेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनालिसिस एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इज़ नोन एज स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अगर सर्किट अगर बहुत लंबे समय से टर्न ऑन है, इसका मतलब जो सर्किट है वो कौन से स्टेट में, स्टेडी स्टेट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सर्किट इज़ ऑन फ्रॉम लॉन्ग टाइम देन स्टेट ऑफ सर्किट इज़ नोन एज स्टेडी स्टेट सर्किट। मतलब अगर सर्किट अगर लंबे समय से अगर टर्न ऑन होता है तो ऐसे केस में जो सर्किट की जो स्टेट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट। लंबे समय से ऑन, इसका मतलब हम लोग प्रैक्टिकली कंसिडर करते हैं 5 टाइम कांस्टेंट और थ्योरेटिकली हम लोग कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी। अगर सर्किट अगर इनफाइनाइट टाइम से अगर ऑन है मैथमेटिकली या फिर थ्योरेटिकली तो ऐसे केस में आपकी जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट में। और प्रैक्टिकली आप बोलो तो आप ऐसा बोल सकते हो, अगर सर्किट अगर 5 टाइम कांस्टेंट तक के ऑन है प्रैक्टिकली तो ऐसे केस में जो सर्किट है वो कौन से स्टेट में आ गई है, स्टेडी स्टेट में आ गई है। तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस एकदम सिंपल है। सिमिलरली हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेडी स्टेट में स्टेडी स्टेट के साथ एसोसिएटेड जो सर्किट का जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ट्रांजिएंट स्टेट के साथ जो एसोसिएटेड जो रिस्पांस होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली स्टेडी स्टेट के साथ जो एसोसिएटेड जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है कांस्टेंट रिस्पांस होता है, और जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट को हम लोग कांस्टेंट स्टेट भी बोल सकते हैं। स्टेडी स्टेट में जो सर्किट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब जो वोल्टेज और जो करंट होता है सर्किट का वो कांस्टेंट होता है स्टेडी स्टेट में। तो एकदम सिंपल सा डिफरेंस है ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस में। मैं रिपीट कर देता हूँ, T0- से T0+ के बीच में जो स्टेट जो मिलता है वो होता है ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट के साथ जो एसोसिएटेड सर्किटल रिस्पांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। ट्रांजिएंट रिस्पांस में जो सर्किट के जो पैरामीटर्स होते हैं वोल्टेज करंट वो कैसे होते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं। स्टेडी स्टेट T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो सर्किट का जो स्टेट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के साथ एसोसिएटेड जो सर्किट का जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। स्टेडी स्टेट रिस्पांस में जो सर्किट का जो पैरामीटर होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जो वोल्टेज और जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग समझते स्टेडी स्टेट को और डिटेल में। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रेसिस्टर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये इंडक्टर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है कैपेसिटर। तो यहाँ पर अगर आप देखो रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये स्टेडी स्टेट में अगर हम लोग देखें टाइम T टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्किट बनी है। हमने डिस्कस किया था T0- पर जो सर्किट थी वो ऑफ स्टेट में थी। T0+ पर जो सर्किट है वो ऑन स्टेट में थी, मतलब जो स्विच है वो ऑन स्टेट में था। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ अगर नोट डाउन करो, 0- पर जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में था, 0+ पे जो स्विच है वो ऑन स्टेट में था। तो T टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पर जो सर्किट है वो कौन से स्टेट में रहेगा, ऑफ सर्किट मतलब जो स्विच है वो कौन से स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा या फिर ऑन स्टेट में रहेगा। ऑब्वियसली अगर T0+ पर अगर स्विच अगर ऑन स्टेट में तो T इन्फिनिटी पर भी जो स्विच है वो ऑन स्टेट में रहेगा। अगर T0+ पर अगर स्विच अगर ऑफ स्टेट में तो T इन्फिनिटी पर भी जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0+ पर अगर आपका स्विच ऑन है तो इन्फिनिटी पे भी आपका स्विच ऑन रहेगा। 0+ पर अगर आपका स्विच ऑफ है तो इन्फिनिटी पे भी आपका जो स्विच है वो कैसा रहेगा, ऑफ रहने वाला है। तो 0+ पे हमने जो स्विच है उसको ऑन करते हुए चला था, तो सिमिलरली इन्फिनिटी पे भी जो स्विच होगा वो कैसा होगा, ऑन होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्विच है वो कैसा है, वो है ऑन। और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, अगर स्विच ऑन है तो लूप में करंट फ्लो होगा, ये लूप में करंट फ्लो होगा। तो जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया।
यहाँ पर अगर आप देखो जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी आई ऑफ इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट क्यों होगी, क्योंकि जो एनालिसिस हम लोग जो कर रहे हैं वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो ये रीज़न की वजह से जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी आई ऑफ इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर आप देखो जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा अगेन रेसिस्टर के केस में वो डिपेंड करेगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के ऊपर और रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के ऊपर, और सिमिलरली जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा रेसिस्टर के अक्रॉस वो डिपेंड करेगा इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर और रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था, रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज और जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा इंस्टेंटेनियस पैरामीटर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के ऊपर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज और जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा इंस्टेंटेनियस पैरामीटर के ऊपर, पास्ट पैरामीटर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया इंडक्टर का केस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसके साथ हमने लगा के रखा है करंट सोर्स, और यहाँ पर ये जो करंट सोर्स का जो डायरेक्शन हमें जो मिल रहा है वो कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, ये करंट सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी बनेगी और यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी होगी, नेगेटिव पोलैरिटी। ये प्लस साइन आप इसको स्किप कर देना, राइट। और ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका हमने शो किया वी सबस्क्रिप्ट में एल से। तो यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बराबर में होता है इंडक्टर का इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है इनिशियल लेक्चर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखें जो आई जो करंट है वो कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट में करंट वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो जो आई जो करंट है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। अगर ये आई करंट अगर कांस्टेंट होता है और अगर हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें तो जो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें कैसा मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो मिल रहा है मगर इंडक्टर में करंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। इसका मतलब टी इन्फिनिटी पर जो इंडक्टर है वो कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। जीरो प्लस पर या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसेंट स्टेट पर कैसा काम कर रहा था, ओपन सर्किट के तौर पर, मगर स्टेडी स्टेट में कैसा काम कर रहा है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वोल्टेज। यहाँ पर हमने कैपेसिटर का केस कंसीडर किया। यहाँ पर ये कैपेसिटर और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है। जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है, ये वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया, ये है 2 वोल्ट। ये लूप में जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको भी हमने शो किया। यहाँ पर आप देखो ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा स्टेडी स्टेट में वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंटू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वी वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आई आपको जो मिल रहा है कैपेसिटर करंट आई सबस्क्रिप्ट में सी आपको कैसा मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर का जो करंट है वो आपको कैसा मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। कैपेसिटर करंट आपको जीरो मिल रहा है मगर जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 2 वोल्ट। तो कैपेसिटर करंट जीरो है मगर वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, करंट जीरो है वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, ओपन सर्किट कंडीशन है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है वो कैसा एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। कैपेसिटर एक्ट एज ए ओपन सर्किट एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है वो कैसा काम करता है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। तो ये हमने करी स्टेडी स्टेट एनालिसिस। अभी हम लोग जो पढ़े उसके बारे में हम लोग क्विक समराइज़ करेंगे। क्विक हम लोग जो पढ़े उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो, हमें पता है जो इंडक्टर है वो क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पर ये इंडक्टर और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स, जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो क्या होगा, जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। हमने डिस्कस किया था फ़ैन वाला केस, राइट। हमने डिस्कस किया था फ़ैन वाला केस। जब हम लोग फ़ैन को ऑफ से ऑन करते हैं तो जो फ़ैन की जो स्पीड है वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। सिमिलरली जब आप स्विच को ऑफ से ऑन करोगे तो बेसिकली होगा क्या, जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा, करंट चेंज होगा। और हमें पता है जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, तो इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो इनिशियली जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो जो सर्किट है उसमें जो करंट होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। करंट जीरो होगा, वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ओपन सर्किट। तो T0 प्लस पर अगर इंडक्टर अगर ओपन सर्किट के तौर पर काम कर रहा है तो इन्फिनिटी पर कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। तो T0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम कर रहा है, तो T इन्फिनिटी पर जो इंडक्टर है वो कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। और T0 माइनस पर भी जो इंडक्टर है वो कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। सिमिलरली कैपेसिटर में इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया बैटरी, यहाँ पर ये कैपेसिटर और यहाँ पर ये स्विच। कैपेसिटर में अपोजिट हो जाएगा। इंडक्टर में T0 प्लस पर ओपन सर्किट के तौर पर काम कर रहा था इंडक्टर, मगर कैपेसिटर उसका उल्टा काम करता है।
T0 प्लस पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा, T इन्फिनिटी पर ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा, राइट। दोनों में से आप कोई भी एक अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो दूसरा समझना बहुत आसान है। इंडक्टर T0 प्लस पर ओपन सर्किट, कैपेसिटर T0 प्लस पर शॉर्ट सर्किट। T इन्फिनिटी पर शॉर्ट सर्किट इंडक्टर, T इन्फिनिटी पर जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट। सिमिलरली T0 माइनस पर भी जो कैपेसिटर है वो कैसा काम करेगा, T0 माइनस पर भी जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमने यहाँ पर क्विक समराइज़ किया है हर एक कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर ये एलिमेंट, ट्रांजिएंट स्टेट 0 माइनस से 0 प्लस, स्टेडी स्टेट T इन्फिनिटी, T टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एलिमेंट्स कंसिडर करें, सारे एलिमेंट्स। यहाँ पर ये रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और यहाँ पर ये कैपेसिटर अलॉन्ग विथ नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन, इंडक्टर अलॉन्ग विथ नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस अगर हम लोग कंसिडर करें तो ट्रांजिएंट स्टेट में जो रेसिस्टेंस है वो एज इट इज़ रहेगा, और स्टेडी स्टेट में भी जो रेसिस्टेंस है वो एज इट इज़ रहेगा। रेसिस्टेंस ना ही ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है, ना ही शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। कैपेसिटर अगर हम लोग कंसिडर करें तो ट्रांजिएंट स्टेट में कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा, और स्टेडी स्टेट में कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। सिमिलरली जो इंडक्टर है ट्रांजिएंट स्टेट में कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा, और स्टेडी स्टेट में कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। सिमिलरली कैपेसिटर अलॉन्ग विथ इनिशियल चार्ज, अगर कैपेसिटर में अगर ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होता है तो T0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करेगा, जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा अलॉन्ग विथ सीरीज़ वोल्टेज सोर्स, और वो जो वोल्टेज सोर्स होगी उसकी जो वैल्यू होगी इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की जो वैल्यू थी उसी के बराबर में होगी ये सीरीज़ वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, जो कि है V0। सिमिलरली स्टेडी स्टेट में क्या होगा, हमने डिस्कस किया था, जो वोल्टेज सोर्स होता है टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स होता है, तो थोड़े टाइम के बाद ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका जो इफेक्ट होगा कम हो जाएगा। अगेन इन्फिनिटी पर जो कैपेसिटर है वो कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, लास्ट हमने कंसिडर किया इंडक्टर अलॉन्ग विद द इनिशियल चार्ज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर है इसमें जो इनिशियल कंडीशन हमें जो मिल रही है वो हमें कैसी मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। तो 0 प्लस पर या फिर ट्रांजिएंट स्टेट पर जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा अलॉन्ग विथ पैरेलल करंट सोर्स, और यहाँ पर ये जो पैरेलल करंट सोर्स है उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी इनिशियल कंडीशन में जो इंडक्टर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था। तो इनिशियल कंडीशन में I0 करंट फ्लो हो रहा था, वहाँ पर ये जो करंट सोर्स है उसकी भी जो वैल्यू कितनी होने वाली है, I0 होने वाली है। यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है कौन सा करंट सोर्स है, पैरेलल करंट सोर्स है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन्फिनिटी पर कैसा काम करेगा, इंडक्टर इन्फिनिटी पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बात किया है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 2 T0 माइनस पर आपको अब तक के पता चल गया होगा 0 माइनस 0 प्लस इन्फिनिटी पर कैसा हमारे एलिमेंट का बिहेवियर होता है। 0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। इन्फिनिटी पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। 0 माइनस पर भी कैसे एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है 0 माइनस का, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आएगा। कैपेसिटर को ले लेते हैं। कैपेसिटर 0 प्लस पर कैसा काम करता है, 0 प्लस पर काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। इन्फिनिटी पर कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। 0 माइनस पर कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। 0 माइनस पे भी कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन में हमने वही डिस्कशन किया है, जो हमने पहला जो पढ़ा था वही हमने सेम यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें T0 माइनस पर एनालिसिस कर रहे हैं, एलिमेंट विदाउट सोर्स, एलिमेंट विथ सोर्स, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T0 माइनस पर, अगर आपका यहाँ पर हमने कंसिडर किया एलिमेंट विदाउट सोर्स, T0 माइनस पर जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं T0 माइनस पर जो एनालिसिस होगी उस केस में आपकी जो सर्किट होगी उसकी आपको बेसिकली मिलेगी इनिशियल कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो जो 0 माइनस पर जो एनालिसिस होती है वही आपको बताएंगी कि जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर है उसका इनिशियल कंडीशन कैसी होगी, 0 होगी या फिर नॉन ज़ीरो होगी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 0 माइनस पर एलिमेंट विदाउट सोर्स, एलिमेंट इंडक्टर एंड कैपेसिटर
यहाँ पर अगर आप देखो 0 माइनस पर आप एनालिसिस कर रहे हो और 0 माइनस पर अगर आपका एलिमेंट किसी भी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, 0 माइनस पर इंडक्टर किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं है, कैपेसिटर किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर की जो इनिशियल कंडीशन है वो कैसी है, वो 0 है। कैपेसिटर और जो इंडक्टर है वो कैसे, वो इनिशियली रिलैक्स्ड है। इसका मतलब इंडक्टर का करंट और जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा IL ऑफ 0 माइनस और VC ऑफ 0 माइनस एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, वो कैसा होने वाला है, आपको मिलने वाला है 0। तो यहाँ पर आप देखो एलिमेंट विदाउट सोर्स, एलिमेंट मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर, अगर t0 माइनस पर अगर एलिमेंट बिना कोई सोर्स के साथ लगे हुए तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो कैसे, वो इनिशियली रिलैक्स्ड है, LNCR रिलैक्स्ड इनिशियली। और अगर इंडक्टर के अगर हम लोग थ्रू करंट कंसिडर करें IL ऑफ 0 माइनस, वो कैसा होगा, वो होगा 0। और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज कंसिडर करें VC ऑफ 0 माइनस, वो भी आपको कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा 0। यहाँ पर आप देखो 0 माइनस आ गया, 0 माइनस आ गया, इसका मतलब कौन सी कंडीशन के बारे में बात हो रही है, इनिशियल कंडीशन। इंडक्टर करंट एट इनिशियल कंडीशन, कैपेसिटर वोल्टेज एट इनिशियल कंडीशन। तो इंडक्टर का करंट 0 रहेगा इनिशियल कंडीशन पर, इंडक्टर का कैपेसिटर का वोल्टेज 0 रहेगा इनिशियल कंडीशन पर। ये कभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे एलिमेंट बिना सोर्स के साथ कनेक्टेड हो। अगर एलिमेंट अगर सोर्सेज के साथ कनेक्टेड है तो इनिशियल कंडीशन में जो करंट और जो वोल्टेज है वो 0 नहीं मिलने वाला। सिमिलरली एलिमेंट विदाउट सोर्स, ही आपको यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट विदाउट सोर्स। अगर t0 माइनस पर अगर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर अगर सोर्स के साथ अगर कनेक्टेड है, एलिमेंट विथ सोर्स, नॉट विदाउट सोर्स, एक्चुअली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, एलिमेंट विथ सोर्स, राइट, एलिमेंट विथ सोर्स। तो अगर t0 माइनस पर अगर एलिमेंट, जैसे कि t0 माइनस पर अगर इंडक्टर किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो ऐसे केस में जो इंडक्टर है वो कैसा काम करेगा, इंडक्टर काम करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। और t0 माइनस पर कैपेसिटर अगर किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह। जैसे कि हमने डिस्कस नहीं किया था क्या, 0 प्लस पर इंडक्टर ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, इन्फिनिटी पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, 0 माइनस पर भी शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा अगर इंडक्टर के साथ अगर कोई सोर्स लगा हो तो, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर कैपेसिटर अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमने डिस्कस किया था 0 प्लस पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, इन्फिनिटी पर ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, तो 0 माइनस पे भी कैसा काम करेगा, 0 माइनस पे भी ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा अगर सोर्स कनेक्टेड है तो। सिमिलरली कंडीशन नंबर 2, यहाँ पर आप इसको एक बार रीड कर लो, इंडक्टर एलिमेंट विथ सोर्स, इंडक्टर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, और IL ऑफ 0 माइनस जो होगा वो I0 के बराबर में होगा। आप इसको नहीं भी कंसिडर करो तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए एलिमेंट विथ सोर्स। तो जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, और सिमिलरली जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं t इज इक्वल टू 0 प्लस, कंडीशन 2 एनालिसिस फॉर t इज इक्वल टू 0 प्लस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पर इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि t0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसा एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है, और जो कैपेसिटर है वो कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने ये भी डिस्कस किया था रिलेशन IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ 0 प्लस के बराबर में होता है, VC ऑफ 0 माइनस VC ऑफ 0 प्लस के बराबर में होता है। IL ऑफ 0 माइनस मतलब स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने से पहला वाला करंट और स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने के बाद वाला जो करंट होता है IL ऑफ 0 प्लस, ये दोनों बराबर में होते हैं। सिमिलरली VC ऑफ 0 माइनस और VC ऑफ 0 प्लस ये बराबर में होते हैं। हमने डिस्कस किया था स्विच को जस्ट टर्न ऑन करने से पहला वाला वोल्टेज और टर्न ऑन करने के बाद वाला जो वोल्टेज होता है वो दोनों बराबर में होते हैं। जो हमने डिस्कशन किया उसी को ही हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। सिमिलरली t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो इंडक्टर है वो कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा, और जो कैपेसिटर है वो कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा, राइट। सिमिलरली अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर आपके इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ अगर कोई सोर्स ही नहीं लगा है, तो जब कोई सोर्स ही नहीं लगा होगा तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, और जब कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पर मुझे ये बोलने वाली बात है, कॉमन सा सेंस है। अगर हमारे एलिमेंट के साथ अगर सोर्स ही नहीं लगा है तो एलिमेंट के थ्रू कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, राइट। कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा तो एलिमेंट के अक्रॉस कोई वोल्टेज ही जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, टाइम कांस्टेंट के बारे में। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फाइनल वैल्यू का 63, हमें पता है सर्किट की इनिशियल वैल्यू मिलेंगी और आपको फाइनल वैल्यू मिलेंगी, राइट। t0 प्लस पर आपको जो वैल्यू जो मिलती है वो इनिशियल वैल्यू, और t इनफाइनाइट पर जो वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है फाइनल वैल्यू। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हम लोग डिस्कशन किए थे 0 माइनस इनिशियल वैल्यू होती है। यहाँ पर आप देखो
आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जाने दो, मैं 0 + 0 - नहीं बोलता हूँ। स्टार्टिंग में, सर्किट की स्टार्टिंग में आपको जो वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी इनिशियल वैल्यू, और इन्फिनिटी पर आपको जो वैल्यू जो मिलेंगी वो आपको मिलेंगी फाइनल वैल्यू। तो ये जब हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे तो तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फाइनल वैल्यू का 63.2% अटेन करने के लिए जो टाइम जो लगता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और वो जो टाइम कांस्टेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं टाउ से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग ग्राफिकली समझे, यहाँ पर ये वाई एक्सिस, यहाँ पर आप फ़ैन का अगेन एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। फ़ैन की जो फाइनल वैल्यू कितनी है वो है 300 RPM। तो 300 RPM का 63.2% अटेन करने के लिए जो टाइम जो लगेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफिकली समझो, यहाँ पर ये वाई एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है वोल्टेज, एक्स एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है टाइम। यहाँ पर आप देखो जो फाइनल वैल्यू आपको ये वाली स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रही है, ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन आपको इंडिकेट कर रही है फाइनल वैल्यू। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से रिस्पांस कंसीडर किया, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था फ़ैन वाला एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो फाइनल वैल्यू जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू का जो 63.2% होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो 63.2% है इसके साथ एसोसिएटेड जो टाइम होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और उसको हम लोग शो करते हैं टाउ से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें RL सर्किट के केस में जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ वो बराबर में होता है L/R के, और RC सर्किट के केस में जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ वो बराबर में होता है R × C के, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके पास RL सर्किट है, रेसिस्टर सर्किट में रेसिस्टेंस इंडक्टेंस लगा है, तो जो टाइम कांस्टेंट होगा बराबर में होगा L/R के। और अगर सर्किट में अगर रेसिस्टेंस और कैपेसिटर लगा है तो ऐसे केस में जो टाइम कांस्टेंट होगा बराबर में होगा R × C के। तो यहाँ से हमने ये सीखा, टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन 63.2% ऑफ फाइनल वैल्यू इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। फाइनल वैल्यू का 63.2% अटेन करने के लिए जो टाइम जो लगेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। यहाँ पर हमने समझा टाइम कांस्टेंट को फाइनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, आप इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हो। इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर आप समझो, फाइनल वैल्यू का आपने कंसिडर किया था 63.2%, इनिशियल वैल्यू का आपको कंसिडर करना है 36.8%। तो इनिशियल वैल्यू का 36.8% तक पहुंचने के लिए हमें जो टाइम जो लगेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अभी 36.8% पहुंचने के लिए हम लोग कहाँ से आएंगे, फाइनल वैल्यू से आएंगे या फिर इनिशियल वैल्यू से आएंगे? ऑब्वियसली हम लोग फाइनल वैल्यू से आएंगे। फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू का 36.8% तक पहुँचने के लिए हमें जो टाइम जो लगेगा उसी को ही हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो आप दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज़ दोनों कंसिडर करो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने रिस्पांस कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो रिस्पांस है कौन सा रिस्पांस आपको दिखाई दे रहा है, डिकेइंग रिस्पांस दिखाई दे रहा है। जो रिस्पांस है कुछ इस तरीके से डिके कर रहा है। यहाँ पर आप देखो जो इनिशियल वैल्यू उसका 36.8% आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये 36.8% के साथ जो एसोसिएटेड जो टाइम है उसी को ही हम लोग बोलेंगे टाइम कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग शो करेंगे टाउ से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इनिशियल वैल्यू का 36.8% अटेन करने के लिए जो टाइम जो लगेगा उसको भी हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप ऐसा भी, और जो टाइम कांस्टेंट है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, टाउ से। टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज टाइम रिक्वायर टू अटेन 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का 36.8% अटेन करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यू।